नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्य परक भारत में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रामदास, जिनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के लिए कितना मुश्किल होगा अब आने वाले 2 साल। क्योंकि अगर आप देखें तो 2 से 3 साल हद से हद अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 2024 के जो नतीजे हैं वो समाजवादी पार्टी को इस वक्त उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धड़ा यानी कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित करते हैं। और ये स्थापना जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी की है वो किस तरीके से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के शासन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि तमाम जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी ने साधे, तमाम पुराने धार्मिक या फिर कहा जाए उग्र हिंदुत्व या फिर राम के भी बहुत सारे फैक्टर्स या के बहुत बड़े फैक्टर्स को वो साइडलाइन कर चुके। भले वो आरक्षण को लेकर बात की हो, संविधान को लेकर बात की हो, या कोई भी मुद्दा हो, या खटाखट 85-100 वाला मुद्दा हो, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। और अखिलेश ने बेहतर एक नतीजा कहीं ना कहीं दिया है और वो निकल कर आए। अब क्या योगी आदित्यनाथ के लिए दिक्कतें होंगी या योगी आदित्यनाथ के लिए भविष्य किस तरीके से दुरूह यानी कि बड़ा कठिन होगा, इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ बाबा रामदास मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, किस तरीके से देखते हैं आने वाला समय योगी आदित्यनाथ के लिए? जी देखिए, जब से चुनाव नतीजे आए हैं, 2 उप मुख्यमंत्री होते थे प्रदेश में, वो दोनों ऑलमोस्ट गायब हैं। और योगी जी कुछ प्रशासनिक फेरबदल कर रहे हैं। कुछ एक जिलों में जो है ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो हो रही हैं, और योगी जी कमांड अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब उसमें कितना सफल होते हैं, बीजेपी हाई कमांड जो सेंट्रल जो संगठन की जो टीम है वो बीजेपी को, मोदी जी को, योगी जी को कितना फ्री हैंड देती है। क्योंकि अब तक तो भाई योगी जी ये बहाना या ये बात निकल के आई कि भाई उनको फ्री हैंड ही नहीं था, उनको टिकट वितरण में उनका कोई से नहीं था, जिन लोगों के टिकट वो काटना चाहते थे नहीं काट पाए, उनके ऊपर कैंडिडेट थोप दिए गए, प्लस जिले में अफसर उनकी मर्जी से नहीं अपॉइंटेड थे, उनको अपनी टीम बनाने का कोई अफसर ही नहीं था। ये सारी बातें थी। अब जब इतना बड़ा डिबैकल हुआ है तो अब निश्चित रूप से यदि योगी जी को फ्री हैंड और पूरा नेतृत्व योगी जी के हाथ में नहीं दिया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई सुधार की गुंजाइश है। इस स्थिति में योगी को फ्री हैंड पार्टी को देना होगा, योगी को पूरी तरह स्वतंत्र करना होगा कि वो अपने हिसाब से प्रदेश चलाएं। सीधी सी एक ही एकमात्र सूत्र है जी। तो आपको लगता है योगी को फ्री हैंड दिया जाएगा? क्योंकि 24 में जिन लोगों का टिकट काटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा, और जिन यहां तक कि योगी आदित्यनाथ आप समझिए वो अपने हिसाब से अपना चीफ भी नियुक्त नहीं कर सकते, सरकारी अधिकारी भी नियुक्त नहीं कर सकते। बनारस में जो डीएम था उसको लखनऊ ट्रांसफर करवाया, वो वापस बनारस चला गया। यानी कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते। भले वो सूचना प्रमुख की नियुक्ति हो या फिर राजस्व में नियुक्ति, बहुत सारे ऐसे काम जो योगी आदित्यनाथ बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है। क्या दिल्ली वालों को अकल आ रही है? क्या लगता है दिल्ली वाले अब इस बारे में सोचेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी है तभी सेंट्रल में मोदी रहेगा? क्या ऐसा लग रहा है आपको? दिल्ली वालों को अक्ल आ गई या आने वाली है, आ रही है? जी, अनम्यूट योरसेल्फ।
आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कीजिए। आपने म्यूट कर दिया है अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। केंद्र के पास कोई विकल्प ही नहीं है। ये जो इतना बड़ा सेटबैक लगा है और 303 से भाजपा जो है 240-42 पे आ गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका मूल कारण ही उत्तर प्रदेश का डिबैकल है। और उसके अलावा योगी को, भाई या तो योगी को हटाएं, तो योगी का जो जन समर्थन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत व्यापक है। योगी बड़े नेता हैं। अब आप योगी वो नहीं है कि आप उनका कान पकड़ के जो है वो जहां मर्जी चाहेंगे वहां बैठा देंगे। पब्लिक इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। ये बात केंद्र जो है वो समझता है, हाईकमांड इस बात को समझता है। और एक बात बताऊं, देखिए मुझे जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह लगती है कि मोदी जी ने जो अपना तीसरा मंत्रिमंडल बनाया, तो दूसरी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल के सारे बड़े नामों को हूबहू कंटिन्यू कर दिया। इसका मतलब उनको वहां से कोई दिक्कत नहीं समझ में आती, उनको नहीं लगता कि कहीं से कोई गलती हुई है और हाईकमांड की कोई गलती है। दोनों मुख्यमंत्रियों को का उत्तर प्रदेश, उप मुख्यमंत्रियों का दोनों का उत्तर प्रदेश में नेपथ्य में चले जाना, यह भी कुछ इशारे कर रहा है। अब अगले 15 दिनों में एक चीज 1 महीने में क्लियर होगी कि क्या प्रशासनिक फेरबदल करते हैं, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स योगी जी अपनी मर्जी से करते हैं, योगी जी अपनी मर्जी से टीम बनाते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। ये अगले 1 महीने में हम ऑब्जर्व करेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन किस तरीके से रिस्ट्रक्चर हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे हो रही है। और दूसरी एक कोर्स करेक्शन मुझे लग रहा है कि हो रहा है कि जो देखिए ये प्रशासनिक अधिकारियों, आईएएस लॉबी के हाथ में सब कुछ सौंप देना, ये कार्यशैली रही है मोदी की। उसका बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है और ये मोदी की कार्यशैली है। तो मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं की और स्थानीय एमपी एमएलए की जो बिल्कुल पूछ नहीं थी, कोई प्रशासनिक अधिकारी इनका फोन तक नहीं उठाता था, नहीं सुनता था, उस स्थिति में परिवर्तन आएगा और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी प्रशासन को कि जनप्रतिनिधियों की और भाजपा कार्यकर्ताओं की सुनो, उनको तवज्जो दो। और इसका मैसेज प्रदेश में जाना चाहिए कि आप उनको, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो गांव का प्रधान हो, भाई प्रधान भी तो गांव का जनप्रतिनिधि है, वहां से लेकर और ऊपर तक भाजपा से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधियों को तवज्जो दी जाए। ये एक कोर्स करेक्शन करना होगा। देखिए राजनीति जो है ना, वो परसेप्शन का गेम, राजनीति परसेप्शन का गेम है। और परसेप्शन के गेम में पब्लिक के मन में ये इमेज नहीं बननी चाहिए कि भाजपा नेताओं की और भाजपा कार्यकर्ताओं की तो कोई पूछ ही नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं एक बात आपको बताता हूं, देखिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह भ्रष्ट होता है। और यदि गांव में मान लीजिए झगड़ा हुआ, तो थाना भी इंतजार करता है कि दोनों पक्ष आएंगे थाने में, और कोई लेके आएगा तभी तो समझौता होगा, तभी तो कुछ माल मत्ता मिलेगा। तो भाजपा के शासन में ना वो जो ऊपरी आमदनी की जो कमाई है वो सूख हो जाती है प्रशासन की। फिर वो क्या करता है कि ठीक है भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं सुननी है, तो वो सपा कार्यकर्ताओं से अपना प्लेजरिंग करने लगता है। तो सारी जनता फिर सपा वालों के पास जाने लगती है कि भैया चला थाने में, जो ना थाने में तो अभी भी सेटिंग गेटिंग चल रही है, पर वो भाजपा वालों को नहीं, सपा वालों की चल रही है।
हाँ, ये सही बात। अच्छा, मैं एक और खास ये बात, कोर्स देखिए करेक्ट। पूर्वांचल में बीजेपी का हश्र ठीक नहीं था। लखनऊ से जुड़ी हुई 3 सीटें बीजेपी हारी, और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा भद अगर कहीं पिटी है तो पूर्वांचल में पिटी है। योगी आदित्यनाथ आरएसएस से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उसी आइडियोलॉजी के हैं। योगी आदित्यनाथ के पास थी एक हिंदू युवा वाहिनी, और हिंदू युवा वाहिनी पूर्वांचल में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, जिसे 2017 में जब सत्ता में या फिर सीएम की पोस्ट पर आए योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया, साइडलाइन कर दिया। क्या आपको लग रहा है कि अब हिंदू युवा वाहिनी को जो खबरें आ रही हैं और उनके पुराने पदाधिकारी या पुराने लोग हिंदू युवा वाहिनी वाले वापस उठ खड़े हो रहे हैं, उनको जल पानी खाद दिया जा रहा है, उनको वापस खड़ा किया जा रहा है, तो क्या ये योगी आदित्यनाथ का खुद का एक तरीके का ये प्रयोग है, या उनकी एक तरीके की ताकत है जिसे वो अपना रहे हैं, आजमा रहे हैं, या कर रहे हैं युवा वाहिनी को खड़ा करके? या सेंटर में भी आपको लगता है, बीजेपी कमांड ने भी कहा है कि भाई कम से कम कुछ तो करो, अपने पुराने ही लोगों को खड़ा करो, की बिना टीम गठित किए हुए आगे का चुनाव बड़ा दुष्कर है। देखिए, मुझे लगता है कि ना भाजपा 3 फ्रंट्स पे फेल हुई है। पहला, चुनाव का थोड़ा सा टाइमिंग गड़बड़ था, बहुत भीषण गर्मी थी इस बार, वाकई गर्मी कुछ ज्यादा ही भीषण थी, पहली एक समस्या वो आई। दूसरी बात, भाजपा ने, मोदी जी ने जो 400 सीट का जो नारा दिया ना, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसने कार्यकर्ता और वोटर दोनों को जो है वो निश्चिंत कर दिया, उद्देश्य कर दिया। इवन जो कैंडिडेट थे वो भी मान के चल रहे थे हम तो जीत ही रहे यार, उन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया, पहली बात तो ये मोदी जी की तरफ से हुई है गलती, 400 सीट का नारा देके। तीसरा, जो आरएसएस की उदासीनता जो बताई जा रही है, और चौथा खुद योगी जी की उदासीनता, क्योंकि जब योगी जी के हाथ में कुछ था ही नहीं तो योगी ने कहा ठीक है भैया तुम सब लड़ो पर जीतो चुनाव, तुम क्या है, जब आप ही को सब कुछ करना है, आप ही को कैंडिडेट देना है। लेकिन 400 से ज्यादा जनसभाएं भी तो की योगी ने, अगर उदासीन थे तो 400 के आसपास की जनसभाएं। वो तो हाईकमांड ने कहा तो कैद कर दी उन्होंने, वो तो जैसा आदेश था वैसे कर दिया। उत्तर प्रदेश में जहां जहां कील कांटे ढीले थे उनको टाइट करने का काम नड्डा साहब और अमित शाह करते, उन्होंने क्यों नहीं किया? भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव तो नड्डा और अमित शाह लड़ रहे थे ना। लेकिन मैं इसको टोक रहा हूं, अमित शाह 4 रैली किए है केवल उत्तर प्रदेश में, लेकिन 400 रैली योगी आदित्यनाथ किए। तो हार का ठीकरा क्या जानते थे कि हारने वाले हैं, इसलिए योगी से 400 रैली करवा लो और मैं 4 करूं ताकि हार का ठीकरा उनके सर पे फूट जाए? ये एडिशनल क्वेश्चन है इसमें हिंदू युवा वाहिनी के साथ। सर, सबसे पहला है कि टिकट वितरण किसने किया? उसने गलत लोगों को टिकट दिया। जिन 32 या 36 लोगों का टिकट काटने के लिए योगी जी ने कहा था उसमें से 26 हारे हैं। और जातीय समीकरण साधने वाली जहां तक बात थी, वो किसकी जिम्मेवारी थी कि भाई चुनाव कौन लड़वा रहा था? मुझे लगता है कि 4 पॉइंट्स पर ढिलाई हुई है, जिसमें 2 जानबूझ के की गई है, आरएसएस वाली और योगी जी वाली। जी, ये 2 लोग, नड्डा का ये बयान कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस ने कहा फिर ठीक है लड़ो जीतो, हाँ जब हमारी जरूरत नहीं है तुमको। पर ये खींचतान, हाँ। आप एक बात बताइए ना, जब ये दिल्ली का ठग नटवर लाल जब जेल से बाहर आया तो उसने आते बोला गया योगी बदल दिए जाएंगे। इसका खंडन करने में 3 हफ्ते लग गए भाजपा को। क्यों?
योगी बदल दिए जाएंगे या योगी नहीं बदले जाएंगे, ये कंफ्यूजन आपने क्यों क्रिएट होने दिया समाज में, उत्तर प्रदेश में? इसका खंडन करने में आपको 3 हफ्ते क्यों लग गए? सवाल तो वाजिब है। भाई 75 साल बाद मोदी रिटायर हो जाएंगे, इसका खंडन आपने तुरंत अगले अगले दिन ही कर दिया। सही बात है, सही कह रहे हैं। और तो हिंदू युवा वाहिनी होगी एक्टिव? मुझे नहीं लगता जी। कि हिंदू युवा बनाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पूर्वांचल के 4 आप जिलों में तो फर्क पड़ेगा ना, गोरखपुर, गाजीपुर के आसपास, वो देवरिया, लाल रोड, मऊ का पूरा एरिया। देखिए, भाजपा का और संघ का जो वर्तमान संगठन है, जो पूरा ढांचा है, सिर्फ वही मन से चुनाव लड़ने के लिए लग जाए तो वही चुनाव जीत लेगा। ये तो जानबूझ के बैठे थे लोग घर। मुझे लगता है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग आती है कि गुजरात लॉबी कुछ ज्यादा उड़ने लग गई थी, उत्तर प्रदेश ने उनको वापस अच्छा, जमीन पे लैंड करा लिया है। अब सब सही हो जाना चाहिए। एक नेरेटिव जो बनारस में चला वो ये चला कि बनारस में जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी बेहतर काम है, उसमें गुजरात की लॉबी बहुत बड़े पैमाने पर छाई हुई है। दूसरा, महाराष्ट्र में जो है वो मराठी वर्सेस गुजराती का नारा बड़े पैमाने पर फैला और नागपुर से फैला। संघ चाहता तो उसे डाउन कर सकता था, पर संघ ने उसे डाउन नहीं किया। यानी कि आपको आपको लगता है कि क्या गुजराती लॉबी इतनी हाई रही है जिसके कारण ये हुआ, और अब गुजराती लॉबी को डाउन किया जाएगा, माइनस किया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर भेद लेते ही है समाजवादी और कांग्रेस मिलकर, तो बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में खतरे की घंटी है, खासतौर से चौथी बार पीएम बनने का सपना देखने वाले के लिए। मैं आपको बताऊं, आपने सीआर पाटिल का नाम सुना है? हाँ, मैं जानता सीआर हूं, पाटिल का नाम सुना है? अध्यक्ष हैं गुजरात के। कौन है वो? हाँ हाँ, गुजरात के अध्यक्ष सबसे बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, सबसे ज्यादा मतों से जीते हैं। और उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया था जीतने का, पन्ना प्रमुख और पन्ने से उन्होंने दिया था जी। सूरत के एमपी हैं, ये नवसारी के हैं शायद, और बहुत बड़े संगठनकर्ता, बड़े हाइपर एक्टिव, बहुत इंटेलिजेंट एमपी हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत जबरदस्त काम किया है, डेवलपमेंट का, उद्योग धंधे का, विकास का, सब कुछ। तो मोदी जी ने उनको बोला था कि बनारस का काम आप संभालिए। तो बनारस का वो पर्दे के पीछे से बनारस का पूरा, बनारस में एक मिनी पीएमओ चलता है, आपको पता है? उसको पीएमओ बोला जाता है। हाँ हाँ, पता है, मुझे, मैंने देखा भी है, मैं 2-3 बार गया भी हूँ कवर तो के लिए। वो पीएमओ में पीछे से, पर्दे के पीछे से सारा काम सीआर पाटिल करते थे। और जो इनकी जो विस्पर कैंपेन चला कांग्रेस का और सपा का, उसमें बोला कि सीआर पाटिल ने सारे बनारस का उद्योग धंधे जो हैं वो सब गुजराती लॉबी को सौंप दिए, ऐसे आरोप लगाए गए। और ये आरोप जो हैं, इसको खास तौर पे जो मल्लाह वर्ग था उसने सही मान लिया, निषाद कम्युनिटी। और निषाद कम्युनिटी का 2.5 लाख वोट है बनारस लोकसभा क्षेत्र में। वो निषाद कम्युनिटी थोड़ी सी उदासीन हो गई, उससे मोदी जी को लगभग 1 लाख वोट का नुकसान हुआ। और ये ठीकरा सीआर पाटिल के सिर फोड़ा गया। तो ये जो पाटिल तो आरोप अध्यक्ष बनने है, वाले थे। नहीं,
बनारस में मोदी जी की जो थोड़ी बहुत दुर्गति थोड़ी सी हुई है, कुछ वोट कम हुआ है, मार्जिन कम हुआ है, इसका ठीकरा सीआर पाटिल के ऊपर फोड़ा गया। और एक बात बताइए, जो मोदी के जो पोल मैनेजर थे उनको ये पता क्यों नहीं चला कि बनारस के लोकल लोग, खास तौर पे निषाद कम्युनिटी का क्या रिजेंटमेंट है और उसको दूर करने के लिए मोदी जी की टीम ने क्या प्रयास किए। यदि मल्लाह नाराज है तो मोदी जी को इस बात का मोदी जी को पता क्यों नहीं चला, लोकल लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं। लोकल लोगों, चौक के एक श्रीमान जी है, वो मुझे बता रहे थे कि चौक वालों का धंधा एकदम चौपट हो गया है। चौक क्षेत्र में, जो ये चौक, मैदागिन, गोदौलिया क्षेत्र में जितनी होलसेल मार्केट्स थी, इन सब का धंधा एकदम चौपट हो गया है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है, पार्किंग की, गाड़ी, मतलब पहले जो है मैदागिन से लेके चौक और गोदौलिया तक रिक्शे विक्शे चल जाया करते थे, अब वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी हैं, रिक्शा भी नहीं चल पाता है, तो 1-1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के एरिया में बनारस वालों को, लोकल लोगों को पैदल ही चढ़ना पड़ता है। इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई है कि वहां पे सिर्फ जो है वो भीड़ की वजह से जो है लोकल लोगों की दुकानदारी मर गई है। ये सारी बनारस के लोकल लोगों की समस्याएं थी। कम से कम उन लोगों को एड्रेस तो कर सकते थे ना मोदी जी या मोदी जी की टीम। तो मोदी जी somehow lost the pulse of वाराणसी। मोदी जी वाराणसी के स्थानीय लोगों की पल्स नहीं पकड़ पाए। तो जब बनारस की यह दशा थी जी, तो बाकी उत्तर प्रदेश में तो होनी ही थी। तो क्या ये पल्स अब योगी आदित्यनाथ पकड़ रहे हैं? फाइनल रिमार्क भी लोग रखिएगा जी। लोग तो ये कहते हैं कि योगी जी को सब पता था, उसने बोला ठीक है, अपना जिसका है उसका वो देखेगा। पकड़ बना है ये, जिसका है साला खुद निपटे है, जिसका है खुद निपटे। लेकिन क्योंकि अब तो हाँ, दिक्कत हो जाएगी ना, 29 में दिक्कत हो जाएगी ना, कि जिसका है वो निपटेगा, तो ये फिर वापस मठ में चले जाएगा, जाना पड़ेगा ना, वापस मठ में बैठना पड़ेगा। नहीं ऐसी बात दिक्कत तो नहीं है। ये है कि अगर जब पब्लिक जब गलती कर लेती है तो पब्लिक भी तो पछताती है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, गुजरात में क्या हुआ था, पिछला गुजरात का चुनाव जो था वो कितना बड़ी मुश्किल से एकदम नाको चने चबवा दिए थे पब्लिक ने। उसी पब्लिक ने फिर 156 हाँ सीट दिया ना गुजरात में। मध्य प्रदेश में भी तो यही हुआ था। जैसे ही भाई कुछ लोग नाराज थे, उन्होंने मामा जी को चुनाव हरवा दिया और फिर एक ही साल में लगे पछताने। फिर उसी मध्य प्रदेश ने क्या गजब रिजल्ट दिया है। तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत नाराजगी जो पब्लिक की थी वो निकल गई। आप देख लीजिएगा, आपको कभी फोड़ा हुआ है? मतलब मवाद बहते ही कितना बहुत आराम हो बार हुआ। जाता है कि नहीं? है ना? जैसे ही मवाद हाँ बह जाता, जब फोड़ा बह जाता है तो कितना आराम हो जाता है, हाँ। सारा दर्द गायब हो जाता है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा सा दर्द था, वो निकल गया। तो इसका ये मतलब है कि आ रहे हैं अखिलेश, आजकल उत्तर प्रदेश में नारा चल रहा है, आ रहे हैं अखिलेश, ये नारा रहेगा या फिर ये किसी अशुभ की सूचना रहेगी? एक बात आपको बताऊं, हाँ उत्तर उत्तर प्रदेश की एक नब्ज है जिसे थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूं। आ रहे हैं अखिलेश, इतनी आहट सुनते ही अखिलेश के जो समर्थक है ना, दो वर्ग खास तौर पे, वो सब एड़ी उचका के चलने लगते हैं, पंजे चलने लगते हैं। और लठ चला देते हैं, 11 आवर्स में लठ और भी बजा देते इतना हैं वो। उत्पात, ये दोनों मिलके इतना उत्पात मचा देंगे 1-1.5 साल में कि इनकी गुंडई से, सिर्फ इतनी आहट से कि आ रहे हैं अखिलेश, ये नारा ही मरवा देगा, आ रहे हैं अखिलेश।
यही सबसे बड़ा नुकसानदायक है। आ रहे हैं अखिलेश। तो ये 400 पार, अब की बार 400 पार वाला टाइप होगा क्या नारा इनका? नहीं नहीं, आप ये देख लीजिएगा कि अखिलेश का नारा 400 पार वाला है। हाँ, ये हरियाणा और यूपी दोनों में, हरियाणा में भी जो जो गुस्सा एंटी इनकम्बेंसी थी वो निकल गई। विधानसभा में बीजेपी अच्छा करेगी, और उत्तर प्रदेश में भी जो गुस्सा एंटी इनकम्बेंसी, जो भी थोड़ा बहुत ग्रीवेंस था वो निकल गया। अब सब पछता रहे हैं, अरे यार अमन अयोध्या जी की फैजाबाद भी हर बात गल, अरे यार फलाने प्यार की, अरे यार गलती हो गई भाई। पब्लिक तुरंत प्रायश्चित मोड में आ जाएगी। तो ये क्या प्रायश्चित उत्तर प्रदेश के चुनाव तक जारी रहेगा, ये अलग विषय है। इस बिल्कुल पर भी एक बिल्कुल बात रहेगा। की जाएगी। हाँ, और मैं बोल हाँ, रहा हूं ना, आ रहे हैं हाँ, अखिलेश या बोल के जितना ही लोग दोनों जने, अखिलेश के दो समर्थक है ना, ये जितना ज्यादा बमचक हाँ, मचाएंगे गांव में, बस वही वापस इनका काम खराब कर देगा। मुझे तो लगता है ये बमचक मचाए तो योगिया को थोड़ा कानून व्यवस्था को ढील दे देना चाहिए कि करो बमचक, जितना बवाल काटोगे, तुम जितना बवाल काटोगे उसका फायदा उसी को है। करो जितना करना है, हम बचाने नहीं आएंगे, तो थोड़ा उसका फायदा मिलेगा। लेकिन बहरहाल ये एक अलग मुद्दे पर आपसे बातचीत हुई, बेहतर बातचीत हुई, आपने समय दिया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और मुद्दे पर आपसे फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।